Hello, good evening everyone. Myself Sweetie Tarika this side from Bansal Academy and I'm the maths educator in the Bansal Academy. ठीक है जी, जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं हमने डिस्कस किया कि एचपीएससी का एग्ज़ाम आ रहा है एंड उस अकॉर्डिंग हम क्या स्ट्रैटेजी बनाएं सो दैट कि हमारा जो सिलेक्शन है एग्ज़ाम में वो 100% हो जाए। ठीक है, तो इससे पहले जो मैंने आपके लिए वीडियोस डाली थी यूट्यूब चैनल पे, हमारे बंसल एकेडमी के चैनल पे यही डाली थी कि कैसे हम अपने एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी बनाएं। क्या इस बार एग्ज़ाम है का जो है सिलेबस है एचपीएससी एग्ज़ाम का, उसी को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। दैट इज़ कि सब्जेक्टिव पेपर को लेके क्या स्ट्रैटेजी बनाएं। जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस, 2 पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन होने वाला है। 2 पार्ट में हमारे पास पेपर होने वाला है। जो पार्ट वन है दैट कंटेन्स 100 MCQ, राइट, 100 MCQ। और जो सेकेंड लेवल पे है वो पार्ट 2 वाला मेरा एग्ज़ाम है। और यहाँ से यहाँ दूसरे एग्ज़ाम में बैठने के लिए क्या है कि अगर जितनी पोस्ट, आई थिंक 600 समथिंग पोस्ट हैं, तो उसके 4 टाइम्स जो हैं वो स्टूडेंट ले लिए जाएंगे। 4 टाइम्स स्टूडेंट्स विल बी कॉल्ड फॉर द सेकेंड पेपर। सेकेंड पेपर के लिए कॉल होंगे। और जो सेकेंड पेपर है वो सब्जेक्टिव नॉलेज चेक करने के लिए पेपर है। सब्जेक्टिव पेपर है टू चेक द सब्जेक्टिव नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई है। बहुत क्वेरीज आ रही थी कि मैम सब्जेक्टिव पेपर की हम कैसे तैयारी करें, क्योंकि करनी तो साथ साथ ही पड़ेगी। फर्स्ट पेपर में आपके पास एमसीक्यूज है, इमीडिएटली आपका सेकेंड पेपर भी कंडक्ट होगा, उसकी भी तैयारी आपको साथ के साथ करनी है। सिलेबस जो है वो सेम है, तो जैसे आप एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे उसके लिए थोड़ा आपको डिफरेंटली जो है सब्जेक्टिव पेपर के लिए करना है। नो डाउट, देखो बेटे, सेकेंड पेपर में बैठने के लिए जो आप एमसीक्यूज प्रिपेयर कर रहे हैं, एक तो हो गया वहाँ पे शॉर्टकट्स प्रिपेयर कर रहे हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। सब्जेक्टिव पेपर के लिए आपको पूरा सब्जेक्ट नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि सब्जेक्टिव पेपर के लिए आप 2 मंथ्स आपके लिए काफ़ी हैं, 3 मंथ्स आपके लिए काफ़ी है, नो। आपको अगर हमारे पास एग्ज़ाम में 2-3 मंथ्स का ही गैप है तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा फॉर द सब्जेक्टिव पेपर 2। ठीक है, तो सब्जेक्टिव पेपर के लिए मैं सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, मैंने कुछ आपके लिए यहाँ पे की पॉइंट्स लेके आई हूँ सो दैट इन की पॉइंट्स को आप माइंड में रख के अपनी स्ट्रैटेजी स्टार्ट करें। जैसे मैं सबसे लास्ट से स्टार्ट करूँगी कि फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करें। जैसे कोलिनियर वर्ड आ गया है किसी क्वेश्चन में, जस्ट सपोज 3D ज्योमेट्री वेक्टर का क्वेश्चन है, कोलिनियर वेक्टर्स का आ गया है, तो आपको बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं। वो सारे वेक्टर कोलिनियर होते हैं विच हैव द सेम पैरेलल सपोर्ट, जो दोनों ही एक किसी और वेक्टर के और लाइन के पैरेलल हों, दैट आर द कोलिनियर वेक्टर। और रिगार्डलेस ऑफ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। तो जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जब आपको एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, एटलीस्ट उसकी इन्फॉर्मेशन लिख पाएंगे, व्हाट इज गिवन टू यू एंड व्हाट यू वांट टू प्रूव एंड व्हाट देन यू विल बी एबल टू डू द प्रूफ। ठीक है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो आप क्वेश्चन अच्छे से रीड कर पाएंगे, देन यू कैन मूव टू द आंसर एंड थिंक अबाउट द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है रीड कॉन्सेप्ट थॉरोली। ऐसे नहीं कि आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, जस्ट सपोज हमने जैसे क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया हुआ है और हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए व्हाट इज़ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर का मतलब कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके डेरिवेटिव है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। इवन जो साइन है उसके साथ भी y नहीं आ सकता, क्योंकि ये हमारे पास रेडिकल फंक्शन है, ये पावर्स बढ़ा देता है y की जब इसकी एक्सपेंशन खोलेंगे। तो ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए और अच्छे से थॉरली आपको जो कॉन्सेप्ट आने चाहिए। ठीक है जी, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप डिफरेंशियल इक्वेशन में ही लगाओ, व्हाट इज़ द सिंगुलर सोल्यूशन। देखो आप सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो और जो आपका सब्जेक्टिव पेपर चेक करने वाला है, एग्जामिनर है, चेक करेगा, वो यही चेक करेगा कि आपको सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है।
सबको पता है कि सिंगुलर सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है, बाय यूजिंग द कि पी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, सी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। बट सम टाइम वहाँ पे पेपर में क्वेश्चन कुछ और ही आया होता है। हमें वहाँ पे पेपर में जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आया होता है कि हमने एनवेल्प की डेफिनेशन लगा के ही हम वहाँ पे इजी से क्वेश्चन प्रूव कर सकते हैं, और एग्जामिनर भी आपका बड़ा इंप्रेस होगा कि बच्चे ने पी सी डिस्क्रिमिनेंट तो डिस्क्राइब किया ही है, और साथ में बच्चे को सब्जेक्टिव बड़ी अच्छी नॉलेज है कि जो सिंगुलर सोल्यूशन होता है ना, जो आपके पास सिंगुलर सोल्यूशन होता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन में, that is the envelope of the general solution, that is the envelope of general solution। तो वहाँ पे आप अपनी जो नॉलेज है इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि एग्जामिनर कि जो ये मेरे पास सिंगुलर सोल्यूशन है ना, एनवेल्प ऑफ द जर्नल सोल्यूशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके लिए जर्नल सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करना बड़ा जरूरी है पहले, ठीक है। तो अगर जर्नल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तभी हम किसकी बात करेंगे, सिंगुलर सोल्यूशन की बात करेंगे। और सिंगुलर सोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, एनवेल्प ऑफ द जर्नल सोल्यूशन है। और इस क्वेश्चन को मैं पी और सी डिस्क्रिमिनेंट से तो कर ही सकता हूँ, और इसको मैं ऐसे अपना ग्राफिकली आपको एनवेल्प समझा के भी कर सकता हूँ कि व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द एनवेल्प, जो मैंने आपको क्लास में करवा रही हूँ और ऑलरेडी चल रहा है कि व्हाट इज द एनवेल्प। आपको एक रियल लाइफ से मैंने कनेक्ट करके एग्जांपल दी कि जैसे एक लेटर आप पोस्ट करते हो तो आप उसके लिए एनवेलप लेके आते हो, तो वो सिमिलर उसको टच करने वाला एक एनवेलप होता है, ना कि आप एक बड़ा सा कोई थैला लगा लो, रफली स्पीकिंग कोई बड़ा सा बॉक्स ले आते हो जिसमें आप वो लेटर डाल के पोस्ट करते हो। नो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनवेल्प, वो भी आपको मैथमेटिकली प्लस रियल लाइफ से कनेक्ट करके पता होनी चाहिए, तभी जो आप अपनी सब्जेक्ट नॉलेज है वो एग्जामिनर को एक्सप्रेस करेंगे, और वो आपसे इम्प्रेस होकर आपके मार्क्स नहीं काट पाएगा, और उसको बच्चे के लिखने से पता लग जाएगा, एक कैंडिडेट के लिखने से कि हाँ इसको सब्जेक्ट नॉलेज कितना है भाई, कि ये डिजर्विंग कैंडिडेट है जो एग्जाम क्रैक कर सकता है और इसको इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहिए। तो ये चीज़ें जो आपकी है एग्जाम में बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। ऑलराइट, अब मैंने आपके साथ लास्ट में पहले बेसिक कंसेप्ट को थोरली आप रीड करिए, बी मोर एक्सप्रेसिबल। देखिए इसका सीधा सीधा कनेक्शन जो है ना वो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट से है। कोई भी जो कैंडिडेट है वो ऐसे ही नहीं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पेपर एक्सप्रेस कर सकता अनटिल अनलेस उसको कंसेप्ट अच्छे से आते हों, उसको बेसिक नॉलेज अच्छे से, ठीक है। डू द रिटन प्रैक्टिस अलॉन्ग विद द शॉर्टकट्स। नो डाउट आपको एमसीक्यू का एग्जाम देना है, तो एमसीक्यू के लिए आपको शॉर्टकट्स तो आने ही चाहिए, तभी आप फर्स्ट पेपर क्रैक करके दूसरे में बैठेंगे। पर वहाँ पे साथ साथ शॉर्टकट के अब आपको साथ में रिटन प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं रहेगा पेपर। सब्जेक्टिव के लिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली आपकी रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब जो मैंने आपको सब कुछ बोला है, बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हों, थॉरली हों, बट जब आप रिटन प्रैक्टिस करने बैठेंगे ना, प्रैक्टिस करने बैठेंगे, तो आपके पास बहुत अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स भी होनी चाहिए, और साथ में फॉरेन ऑथर की अच्छी सी बुक्स होनी चाहिए आपके पास। जैसे अभी इस वीडियो में तो मैं आपको फॉरेन एग्जाम्पल बता रही हूँ, क्योंकि वी हैव एटलीस्ट 12 to 15 टॉपिक्स। अगर हम देखें तो 12 to 15 जो हमारे पास टॉपिक्स है उसकी अलग अलग बुक्स भी हैं, फॉरेन ऑथर की बुक्स है, अच्छी बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स हैं। तो डेफिनेटली मैं वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बेटे गाइड करूँगी कि कौन कौन सी वीडियो जो बुक्स हैं वो आपने फॉलो करनी है टू क्रैक द एग्जाम, ठीक है। और फॉरेन ऑथर की जैसे फॉरेन एग्जाम्पल आपको अगर मैं बात करूँ, तो जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में एनालिसिस का पार्ट आ रहा है, और एनालिसिस फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, रियल एनालिसिस एंड द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस की अगर मैं बात करूं, और अगर आपको रियल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, तो सबसे अच्छी जो मैं बुक कहूँगी दैट इज द एस.सी. मलिक एंड सविता अरोड़ा की बुक है। सविता अरोड़ा की बहुत अच्छी बुक है आपके पास। वैसे तो एच.एल. रॉयडन, टॉम अपोस्टल ये थोड़ी हायर में आ जाती हैं, पर जितना आपको एग्जाम लेवल में आना है उसके लिए ये बुक बहुत अच्छी है। कॉम्प्लेक्स के लिए एच.एस. कसाना की बुक बहुत अच्छी है, जितना आपको एग्जाम में आ रहा है एच.एस. कसाना। तो यहाँ से आप अपने बेस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस कर पाएंगे। और वी विल ऑल्सो प्रोवाइड, अगर आप हमारी कोचिंग बैंसल अकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन फ्रेम करके प्रोवाइड किए जाएंगे
फ्रॉम दीज गुड बुक्स, दैट इज़ द जैसे एस.सी. मलिक, एच.एस. कसाना, यहाँ पे एस. पुन्नुसामी की भी बुक है। तो ऐसे आपको अच्छी अच्छी बुक्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको भी इसी से प्रैक्टिस करनी है। लीनियर अलजेब्रा की बहुत अच्छी बुक है, जैसा आपको सिलेबस है, विकास बिस्ट एंड विवेक सहाय, विकास बिस्ट एंड विवेक सहाय। शॉम सीरीज में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, शॉम्स सीरीज। और आपको रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की भी शॉम सीरीज की बुक्स मिल जाएंगी। वैसे एक आपके लिए मैं सेपरेट वीडियो और लेके आऊँगी सो दैट कि मैं आपको सारे ही टॉपिक्स की बहुत अच्छे से डिटेल में बुक्स बता सकूँ। In the next video, I will definitely discuss all the good books related to all the topics of your exam. And standard books, जैसे कि आपको अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो NCERT सबसे अच्छी गुड बुक है। RD शर्मा की बहुत ज़्यादा अच्छी बुक्स हैं सब्जेक्टिव को लेके भी, और इसकी एक स्पेशल बुक आती है ऑब्जेक्टिव की, जो जहाँ से आप MCQs ट्राई कर सकते हैं और वैसे भी आपको क्वेश्चन बड़े अच्छे मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे ट्राई करने के। ठीक है जी, तो इस वीडियो में हमने यही डिस्कस किया कि सब्जेक्टिव पेपर हम कैसे क्रैक करें और क्या स्ट्रैटेजी बनाए। मैंने आपके लिए 5 की पॉइंट स्पेशल जो आपको मेंशन किया, आपको इसी के ऊपर फोकस करना है सो दैट आप अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से इस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर पाए। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड वेलकम टू गर्ल्स अकेडमी ऑल द कैंडिडेट्स हु वांट टू अपीयर in this exam for the best strategy and for the best results in the government exams. Thank you so much to all the viewers.